आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 20 का सेकंड टॉपिक है गीगर म्यूरर काउंटर। पिछले लेक्चर में हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा था। विल्सन क्लाउड चैम्बर में हमने पढ़ा था कि वो हमें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। अच्छा, वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो हमारे पास फेल क्यों हो गया? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। वो मोबाइल हम उसको यूज नहीं कर सकते और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना कॉस्टली भी जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंसिटिव डिवाइस है और इतनी बड़ी डिवाइस सेंसिटिव डिवाइसेस जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत इफेक्टिव होती है। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या थी कि हमारे लिए कोई ऐसा फिजिबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें ये काम हो सके। लेकिन ये गीगर म्यूरर काउंटर में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये आइडेंटिफाई तो कर लेता है कि हमारे पास डिटेक्ट तो कर लेता है कि हमारे पास रेडिएशंस कौन सी हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि अल्फा है, बीटा है या गैमा है। डिटेक्ट लेकिन हो जाती है कि हमारे पास रेडिएशंस इसमें एंटर हो रही है। और लेकिन इसमें एक चीज़ हमें पता चल जाती है कि काउंट भी कर लेता है, क्योंकि इसके नाम में आपको बता रहा है गीगर म्यूरर काउंटर। तो काउंट भी हो जाता है हमारे पास, जो रेडिएशंस हैं वो काउंट भी हो जाती हैं और डिटेक्ट भी हो जाती है, बस आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें बात शुरू करते हैं कि गीगर म्यूरर काउंटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल से पहले हम इसकी डिवाइस को जरा समझते हैं। साइड पर आपको मीका विंडो नजर आ रही है। मीका बेसिकली हमारे पास एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है जो सिलिकेट से बनता है बेसिकली। तो सिलिकेट का से बना हुआ एक मीका विंडो होगी लेफ्ट साइड पर, जहां से हम रेडिएशंस को एंटर करेंगे, और इसके राइट साइड पर हमारे पास एक इंसुलेटिंग कैप है। ये इंसुलेटिंग कैप का क्या काम है ये भी आपको आज थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो है वो असल तो हमारे पास आर्गन गैस है। जो आर्गन गैस के बारे में आपको पता है कि नोबेल गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती। और दूसरा हमारे पास एयर है। एयर तो जाहिर सी बात है अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल मौजूद रहते ही हैं, तो एयर और आर्गन का मिक्सचर है। दूसरा हमने ये जो पूरी हमारे पास ट्यूब है, ये ट्यूब हमारे पास काम कर रही है एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सही है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव एनोड के तौर पर काम कर रही है। और ये जो हमारे पास दूसरा टर्मिनल है ये हमारे पास वर्क कर रहा है एज अ नेगेटिव कैथोड। ठीक है, तो इसके दो टर्मिनल हैं इस ट्यूब के, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि ये ट्यूब नेगेटिव और ये जो रॉड है, ये जो अंदर हमारे पास वायर भी आप इसको कह सकते हैं, ये एनोड के तौर पर काम कर रही है, और ये जो पूरी ट्यूब है ये क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए ये कैथोड के तौर पर काम करेगी। इसमें हमने एक हाई वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी कनेक्ट की हुई है, जिसमें तकरीबन 1000 वॉट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर है हाई रेजिस्टेंस। और फिर उसके बाद हमने इसको आगे से कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के थ्रू, काउंटर के थ्रू। अच्छा, अब इसके जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं ताकि आपको दोबारा से यहाँ पर नजर आ जाए सारी चीजें के 5 कंपोनेंट हमारे पास इसके अंदर टोटल मौजूद थे। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से है, ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि किस तरह से डिटेक्ट कर रहा है। आइडेंटिफाई तो नहीं कर रहा लेकिन डिटेक्ट कर रहा है कि कौन कौन सी रेडिएशन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से रेडिएशन को एंटर करवाते हैं, यानी कि यहाँ से मिसाल के तौर पर हमारे पास अल्फा, बीटा या गैमा में से जो भी रेडिएशन है वो एंटर हुई। तो एंटर होने के बाद अब तीनों बेसिकली अलग अलग तरह से बिहेव करेंगी, लेकिन डिटेक्शन तीनों की होगी। अलग अलग तरीके से बिहेव किस तरह से कर सकते हैं? अल्फा, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ एक हैवी पार्टिकल है, तो अल्फा क्या करेगा, हाँ इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो भी अंदर मॉलिक्यूल है या एटम है उससे टकराएगा। टकराने के बाद दो काम कर सकता है, एक तो ये ना भी टकराएगा रिवर्स, तो ये इतना यानी कि हैवी पार्टिकल है, ये उस एटम के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका खुद तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो वहां से क्या होगा कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सेपरेट भी हो सकता है अपने एटम में से। दूसरा ये उसको क्या कर सकता है, हिट करके भी सेपरेट करवा सकता है। मुख्तलिफ मेथड्स हैं, अल्फा पार्टिकल मुख्तलिफ तरीकों से किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज कर सकता है। दूसरा अगर बीटा होगा तो वो खुद भी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से टकरा कर या किसी न किसी तरीके से रिपल्जन से तो मुश्किल है, लेकिन टकरा कर उसको भी सेपरेट कर सकता है, वहां पर भी आयनाइज कर देगा। ठीक है, तो होनी आयनाइजेशन है, एटम को डिसोसिएट होना है, जो भी अंदर मॉलिक्यूल है उसको डिसोसिएट होना है अपने आयंस में। अब जैसे ही हमारे पास ये एंटर होगा, एंटर होने के बाद यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा, जो भी पार्टिकल है चाहे अल्फा, बीटा, गैमा है, तो ये टकराएगा। टकराने के बाद जहां पर ये जो एटम है ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम है, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग अलग होंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट अलग अलग होने की वजह से क्या होगा कि अब आपको पता है कि इस पूरी ट्यूब पर हमारे पास यानी कि इस रॉड पर या इस आप कह सकते हैं वायर पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो इसका किस तरफ ट्रेंड करके जाएगा,
पॉजिटिव पार्ट पर, इस ट्यूब के अंदर पॉजिटिव पार्ट जो है यानी कि इस रॉड पर, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसकी तरफ ट्रैवल करके जाएगा, इस एटम का पॉजिटिव पार्ट ट्रैवल करके जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास एज अ कैथोड काम कर रही है ट्यूब, और ये हमारे पास एज एन एनोड काम कर रही है। सही है, ये हमारे पास एज एन एनोड काम कर रही है ये रॉड। अच्छा, ये इंसुलेटिंग कैप लगाने का मकसद ये था कि ये हमारे पास ये रॉड जो अंदर है, या आप ये कह लें कि ये जो वायर अंदर है ये इस ट्यूब से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, इस ट्यूब से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना हमारे पास सब डिस्टर्बेंस हो जाएगी, सर्किट प्रॉपर नहीं बन पाएगा। अच्छा, अब होता क्या है, जब भी हमारे पास दोनों चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग होकर अपनी अपनी इलेक्ट्रोड्स पर गए, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस अपनी अपनी इलेक्ट्रोड्स पर गए, तो जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक इस्पात यानी कि क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरी है तो इसने इसको अट्रैक्ट कर ही लेना है। हाई वोल्टेज सोर्स भी बेसिकली हेल्प कर रही होती है इस आयोनाइजेशन में, और हमारे पास जब यहाँ पर ये चार्जेस मौजूद होंगे, चार्जेस पहुंचेंगे, जब यहाँ पर ये चार्जेस पहुंचेंगे तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होने पर हमारे पास काउंटर पर यहाँ पर नंबरिंग शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर काउंटर पर नंबरिंग शो होगी हम समझ जाएंगे कि हमारे पास कितने जो भी जितने भी पार्टिकल्स अंदर एंटर हो रहे हैं वो वन बाय वन यहाँ पर काउंटर पर शो करेंगे। लेकिन अभी ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो मुसलसल काउंटिंग चलती रहेगी, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि होता क्या है कि जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है एक दफा तो जो चार्जेस थे, आपको पता है कि हमेशा जब दो तरफ रेजिस्टेंसेस होती हैं, एक हाई रेजिस्टेंस है ये और यहाँ पर जाहिर सी बात है लो रेजिस्टेंस है, तो हाई रेजिस्टेंस की बजाय करंट कहाँ फ्लो करके जाता है, लो रेजिस्टेंस पर फ्लो करके जाता है, तो करंट यहाँ पर फ्लो करके जाएगा, चार्जेस यहाँ फ्लो करके जाएंगे, बाकी जो थोड़े बहुत चार्जेस हैं वो ये रेजिस्टेंस उसको अब्सॉर्ब कर लेगी। सही है, तो करंट यहाँ पर सारा जो भी रिमेनिंग होगा वो सारा अब्सॉर्ब हो गया और वापस से हमारे पास ये डिटेक्टर रेडी हो गया, काउंटर रेडी हो गया किस चीज के लिए, ये हमारे पास डिवाइस रेडी हो गई अगली रीडिंग के लिए। ठीक है, तो यही बातें मैंने यहाँ पर भी आपके पास लिख दी है स्टेप वाइज कि रेडिएशन सबसे पहले एंटर होगी मीका विंडो के थ्रू, और फिर आयनाइजेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस करेगी, आयनाइजेशन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि कैथोड पर कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होती है, और हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे यानी कि एनोड की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर जिसकी वजह से हमारे पास पल्स ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस होकर क्रिएट होगा।